दीगर मेंबरान को अपने साथ लेकर न चल सके तो आपकी आसिफ खान साहब आप बहुत ही काबिल क्यों ना हो और कितना ही आपका अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, इफ़ यू आर अनेबल टू कैरी अलॉन्ग विद यू कि ताकि आपकी स्ट्रेंथ हो जाए। तो जाहिद अब्दुल्ला ने मैंने देखा कि उसने उस टीम के मेंबरान को कन्विंस भी किया। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्रेडिट दैट गोज़ टू देम आल्सो, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनको ऑन बोर्ड लाना और उनको ये बावर कराना कि ये फ़ैसला इस तरह से हमको करना चाहिए, और इसमें इनको बड़ी मुश्किलात हुई। मसलन उनको एग्री करने में टाइम लगा, बट ही डिडंट लूज टेम्पर, ही डिडंट लूज पेशेंस, एंड इवेंचुअली इन्होंने 2 ऐसे फैसले किए हैं। कितने लोग भर्ती हुए हैं, और उस शख्स ने ये सवाल पूछा था कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अंडर दी RTI लॉ, तो आप हमको बता दो कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, उनकी तनख्वाह कितनी है, कितने अरसे से है। हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है वो अपने इंतज़ामी मामलात में कैसे जा रहा है। तो पहले तो उनको जवाब नहीं दिया। जवाब जब दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हम आपको बता ही नहीं सकते, तुम्हारा तो हक ही नहीं है कि तुम ये सवाल पूछो, ये तो जुडिशरी का मामला है और ये आज़ादी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। तो उस पर उस शख्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर की, और जाहिद अब्दुल्ला वाज ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तान कमीशन कमीशन। जो फैसला इन्होंने लिखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि ऑर्डर इन्होंने ये किया कि इस साइल का जो ये सवाल है ये दुरुस्त है और सुप्रीम कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये मालूमात अपनी वेबसाइट पे डालनी चाहिए। ये क्या है कि आप होता तो ये मसला ही ना होता। अब ये बहुत बड़ी बात थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये लिखना कि भाई ये तो तुम्हारा ये फैसला गलत है, ये तो फ़ौरन रिवर्स कर दो। हमें नोबडी टू आस्क अस, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन्होंने आगे से लिखा कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन मैटर्स ऑफ एडजुडिकेशन, ये तो इसका तो जुडिशरी के साथ ताल्लुक़ तो नहीं है। ये उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट, बट कानूनी नकात की वजाहत करते हुए उनको लिखा कि आप गलत कर रहे हो, आप नहीं दे रहे तो ये तो और बात है, लेकिन हुक्म हमारा ये है। उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल पूछा जाए और वो उसका जवाब दे तो उसका महवर और उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपके सामने बैठे जाहिर करते हैं। We should always be grateful to Zahid Abdullah for having opened the door. अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि दूध देकर के महंगी बात उस पर शायद उन्होंने ये कहा है कि ये कानून हम पर लागू तो नहीं होता, लेकिन चूँकि आईन कहता है कि आज़ादी इंफॉर्मेशन है तो हम दे देते। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब फिर इस पर तफसील से रोशनी डाल लेंगे। जितना भी है, जितना भी दरवाज़ा खुला है, इसकी इब्तिदा इस शख्स से की है। दूसरा जो इनका बड़ा अहम फैसला था वो ये था कि किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा कि जी आप हमको ये बता दो कि ये जो आपके 3 स्टार और ऊपर के जनरल हैं और एयरफोर्स के हैं और नेवी के हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, उनको कितनी ज़मीन मिलती है, पेंशन है और पर्क्स क्या है। तो वज़ारत दिफा ने उस शख्स को लिखा कि ये तो तुम नहीं पूछ सकते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं, ये तो डिफेंस का मामला है और डिफेंस जो है उसको इस्तिस्ना दिया गया है। तो वो शख्स जो था वो इंफॉर्मेशन कमीशन गया और दरख्वास्त दी कि जी ये इशू डिफेंस का नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, और ये तो साइल ने ये नहीं पूछा
कि तुम्हारे F-16 जहाज़ कहाँ खड़े हैं, तुम्हारे टैंक्स किधर हैं। ये नहीं पूछा कि आपका जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो कहाँ रखे हुए हैं। वो डिफेंस मैटर है। उसकी इत्ला अगर किसी शख्स को जाएगी तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है मुतासर हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि तुम्हें रिटायरमेंट के बाद कितने एकड़ ज़मीन मिली, तो इन्होंने लिखा कि मुझे तो इस पे और दिफाए पाकिस्तान में कोई कनेक्शन तो नज़र नहीं आता, ये तो अनकनेक्टेड है। और ये मालूमात तो आपको अपने वेबसाइट पे डालनी चाहिए। भी आसान नहीं था कि कमीशन के बाकी 2 मेंबरान इसको इंडोर्स करें, लेकिन इनके आर्गूमेंट्स में इतनी पावर थी कि फिर उनको ये इंडोर्स करना पड़ा। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज दे आल्सो एग्री। लेकिन फिर वो फैसला भी हो गया। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि दरवाज़ा खुल गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है तो हो सकता है कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री भी जो है वो बिना फिर ये बात है। तो ये जो 2 फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में ट्रांसपेरेंसी को इनलार्ज कर वो काम किया है रियली, वो बड़े बसारत वाले लोगों ने नहीं किया। ये बसारत से महरूम है लेकिन साहिब बसीरत है। और हम इससे दरख्वास्त करेंगे इस साहिब बसीरत से कि ये 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये अपनी यादाश्तें मुरतब करें इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या मुश्किलात आई हैं और इस वक्त स्टेटस क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है कि पिछले दिनों तकरीबन 1 साल पहले सेनेट में ये गोल डाला गया कि पार्लिमान को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया। तो अगर पार्लिमान एक दफ़ा मुस्तस्ना हो गया तो फिर डिफेंस वाले भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कहेंगे भाई तुम खुद तो मुस्तस्ना हो, भले क्यों कहते हो। तो एक तो अगर ये अपनी यादाश्तें मुरतब करें और फिर आसिफ खान साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी यादाश्तें मुरतब हो जाएँ तो उनकी लॉन्च आप करें भुट्टो फाउंडेशन के लिए। गुजारिश जाहिद अब्दुल्ला से भी होगी कि हमारी पार्टी में एक ह्यूमन राइट्स सेल बना है जिसके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ जुल्फ़िकार असद साहब बैठे हैं और तारिक होली भी मेंबर है, मैं भी उसमें काम करता हूँ। तो हमारा जो चार्टर है उसमें जो प्रपोज़ किया गया है वो ये भी है कि ऐसे कवानीन जो ह्यूमन राइट्स से जिनका ताल्लुक़ है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से ताल्लुक़ है, उन कवानीन में अगर कोई कमी बेशी हो तो ये जो ह्यूमन राइट्स सेल है ये पार्टी लीडरशिप को उसके बारे में आगाह करे, वो तरमीम कर दे। तो मेरी जाहिद अब्दुल्ला से गुजारिश होगी कि चूँकि ये ह्यूमन राइट्स सेल बना है और यहाँ तारिक होली भी है और जुल्फ़िकार असद भी है, अगर आप हमको इस ह्यूमन राइट्स सेल को ये तजावीज़ दे दें कि इस RTI कानून जो बना है इसको बचाने के लिए और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी क्या तजावीज़ है, तो हमें उससे बड़ा फ़ायदा होगा कि व्हाट आर द एरियाज़ दैट यू वांट टू बी अमेंडेड एंड इम्प्रूव, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट इसमें काम किया है। अगर ये किताब लिखें तो उसकी रुनमाई, उसकी इनॉग्रेशन, उसका पहली जो सेशन है वो हम वॉलंटरीली यहाँ एक बड़े पैमाने पे कराएंगे। आज तो चूँकि इतवार था, हमने उन लोगों को बुलाया जो आपको ज़्यादातर जानते थे, मुख्तसर लोग। दूसरी बात ये, मैं सिर्फ आप तकरीर करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने जिक्र किया, जो बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन दिया आपने, हिस्टोरिकल डिसीजन, कि ये डिफेंस में शुमार नहीं होता कि उनकी पर्क्स क्या है रिटायरमेंट के बाद, या उनकी प्लाट्स क्या है, या उनकी पेंशन क्या है। तो इतने बड़े फैसले करते वक्त आप पे कोई दबाव था या नहीं था, या आप वॉलंटरीली फ्रीली आपने कर दिया। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच अब एक यूनिवर्सल राइट है और दुनिया के तमाम ममालिक में इसको राइज किया गया है।
और ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये लॉज और मुल्कों में भी हैं कि ख़ास, वरना ये एक लॉ है कि आप क्वीन को गाली नहीं निकाल सकते, स्वीडन के बादशाह को बुरा नहीं कह सकते, बहुत से ममालिक में है। ब्लास्फेमी लॉ भी 77 मुल्कों में है, जिसमें यूरोपीय मुल्क भी शामिल हैं, स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट बहुत कम मुल्कों में है, और कैपिटल पनिशमेंट के साथ जो लिंक अप हुआ है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है कि उसको सज़ाए मौत दी जाएगी जो मेजॉरिटी, जो अकायद रखने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बात करेगा। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतना आपने अच्छा डिसीजन दिया, और आपने दुरुस्त कहा, हिंदुस्तान में ये बहुत देर से राइज है। और अगर आपको याद होगा, बरसगीर की आज़ादी के बाद जो नेहरू ने पहला कदम उठाया था वो ये कहा था कि जो आर्मी CNC है वो अपना घर खाली करे, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं। तो उसका घर उन्होंने खाली करवाया और वहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है वो शिफ्ट हुए। और हिंदुस्तान में ये भी राइज है कि उनकी जो रिटायरमेंट, उनकी पर्स के बारे में भी बहुत सी कवानीन वहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में चूँकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो इसको आप फॉलो अप करें, इसकी सपोर्ट भी होगी कि आपके इस तारीख़ी और लैंडमार्क डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए, फुली इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे बहुत से लोगों को भला होगा और लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो जर्नैल जो कहते हैं कि हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के वारिस हैं। नज़रियाती की तो रिलीजियस पार्टीज बन जाती हैं, ये टेरिटोरियल के बन जाते हैं, और दोनों का फिर इत्तेहाद हो जाता है, लीग भी शामिल हो जाती है। तो ये लोगों को पता चलेगा कि इनके क्या पर्क्स हैं, इनकी क्या जनरल्स की क्या चीज़ें हैं जो रिटायरमेंट के बाद वो हासिल करते हैं, और उनकी मादियत क्या है। शुक्रिया। आसिफ साहब, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, शुक्रमैन और बाकी सब दोस्त आपने जो तशरीफ़ फरमाए, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आपने अपना ज़िंदगियों में से टाइम निकाला मेरे लिए आपका इसके हवाले से बात करने के लिए। तो फरतुल्लाह बाबर साहब सर, आपने बिल्कुल सही हिस्ट्री जो है कुछ हवालों से डॉक्यूमेंट की। हमें याद है कि 2015-16 में जब ये लॉ डिस्कशंस चल रही थी पार्लियामेंट में, तो ये 2 वे ट्रैफिक होती है। हमारी तो कोशिश थी कि ये एक शहर से दूसरे में मैं जाता था, उसमें थोड़ा बहुत नज़र आता था, तो बसों पे जाते थे तो हमारे पास एक कार्ड हुआ करता था। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, जी स्टूडेंट कार्ड होता था जिसके ऊपर 25 किलोमीटर तक जो है वो 25 पैसे फ्री होता था। हाँ, और बाकी उससे ऊपर जो होता था तो आधा होता था। तो मैं अब्दुल हकीम से मियाँ चलो जाता रहा, तो क्योंकि वो 25 किलोमीटर से कम था तो हम फ्री जाते थे। फिर जब अब्दुल हकीम से मुल्तान बैचलर्स करने के लिए जाता था तो कबीर वाले उतर जाया करता था, पैसे नहीं होते थे। तो ये है, मतलब इसमें ये भुट्टो साहब के दौर में ये हुआ था। तो बड़ा एक, अब मुझे वैसे एक बात है कि जो पीपल पार्टी का विरसा है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मतलब बात अब तो चूँकि दब जाती है या पीपल पार्टी से उस तरीके से बात क्या बाकी नहीं है, तो हम तो बड़े बड़े लोग अभी भी बेनिफिशरीज हैं इसके। तो खैर यहाँ पे बात है जो रसाई की बात करें तो इसको भी आप देखेंगे डिसेबिलिटी के साथ इस तरह मैं ताल्लुक जोड़ता हूँ कि मुझे एक ही ये नज़र जो है ये मैं डॉक्टर के पास गया इलाज कराने के लिए लाहौर में, तो उसने मुझे 10 सेकंड की टार्च लगा कर उसने कहा कि ये तो आपकी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि आगे उसने कोई टाइम पीरियड भी नहीं दिया। कहते हैं ये कुछ लोगों में 20s के एंड में ख़त्म हो जाती है, कुछ में 30s के एंड में ख़त्म हो जाती है, कुछ 40s के एंड में ख़त्म हो जाती है। तो वो एक आध दिन मैं परेशान रहा, फिर मैंने कहा चले अब आप जो चीज़ देती है वो तो उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपका जो रिस्पांस होता है वो तो आपके हाथ में होता है। मैंने कहा जितना अर्सा है उसको इंजॉय किया जाए और फिर साथ साथ देखा जाए कि हाउ टू लिव
विदाउट साइट 128 का था, तो वो साइट जाना शुरू हुई और 2002-03 तक जो है वो चलेगी। लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो मालूमात तक रसाई है, ये हम 5 हवासे खमसा के जरिए से मालूमात इंसान लेता है। तो वो उनमें से एक होता है जब हम ये देख, मुझे दूसरा होता है टच करके, कि आपने इसको टच किया तो आपको पता है ये फोम है, ये आपको लगा कि ये स्टील है, हार्ड है। टच करके भी आप देख, सुन के ये मालूमात इस तरीके से ही हासिल करते हैं। इन 5 के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। और जब आपका कोई एक चीज़ में कमी आती है, जैसे मेरे केस में जब साइट लॉस हो गया, तो अब उसका मतलब ये था कि आई हैड टू ट्रांसफ़र बाकी 4 में से जो है उनके ऊपर कि ये मालूमात तक रसाई कैसे की जाए या जारी रखी जाए। तो उसमें फिर यही था कि जो पढ़ना था, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा था, तो पहला जो मास्टर्स था मैंने देख कर किया था, खुद लिख कर किया था इंग्लिश लिटरेचर में। और जब नज़र चली गई तो वो मैंने दूसरा मास्टर यहाँ से किया 2004 में, बगैर देखे कंप्यूटर के ज़रिए से सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए थे उसी तरीके से पढ़ कर, तो वो डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये कि मालूमात तक रसाई हर कोई करता है और अपने हवालों से करता है। तो उसके पास जो जिस तरीके से वो मालूमात तक रसाई जो है वो इतना आसान नहीं है जितना हमें बज़ाहिर लगता है। चाहे आप साइटेड भी हो, आपको मालूमात मिल भी जो है वो सहल अंदाज में इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो बंदा तक रसाई हो सके। और ये हमने कोशिश की भी कमीशन के दिनों में। तो अब मैं कुछ जो है 2-4 मिनट लूँगा कि ये कमीशन बना कैसे था। और जो दूसरी बात है सर यादाश्तों वाली, तो वो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक किताब जो है ना, कन्फेशन ऑफ ए ब्लाइंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये टाइटल से लिखूँ। बस वो टाइम का है जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो फरतुल्लाह बाबू साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था। मैंने तो इसको जब मेरी ये अपॉइंटमेंट हुई उसको एक बोझ समझा। और आशा जो आपने सवाल किया कि आपने ये कैसे कर लिया, ये जो डिफेंस वाली मालूमात थी, प्रेशर हो रहा, उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो हमें जब ये प्लीज मोबाइल ऑफ कर दें आप सब। एक्ट बन गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, 3 कमिश्नर आ गए, तो हमारे पास लिटरली कुछ नहीं था। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में गए तो उन्होंने कहा कि एक कमरा वहाँ पे बैठ जाया करें आप, इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी 0 पॉइंट पे हो। तो मैंने अपने कुलीग से कहा जो साथ थे फेलो मेंबर्स कि जी अब हम कमीशन तो बन गए। वो हैरान हो गए कि उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कमीशन बन गए। लेकिन जय साहब अभी तो हमारे पास जो है स्टाफ नहीं है, अभी हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, अभी हमारे पास अमला होगा फिर हम काम करेंगे। मैंने कहा कि मेरे ख्याल में तो वो चीज़ें तो होती रहेंगी। आज से जब से हमने ज्वाइन किया है तो हमें पैसे मिलना शुरू हो गए। जिनकी जब भी सैलरी मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो हम जितना काम कर सकते हैं वो करेंगे। तो उनको खैर बात समझ नहीं आ रही थी। आरे का अपना एक्सपोजर होता है, हम तो और तरीके से काम करने के आदी रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि आप लोग जो है कमीशन बन गया है, आप लोग मालूमात की दरख्वास्तें दें या जो आपने पहले दी हुई है। हमने आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी 0 पॉइंट इस्लामाबाद का एड्रेस है, इसके ऊपर आप हमें अपनी शिकायत भेज दें। तो वो होना शुरू हो गया। अब वो जब आ गई तो उन्होंने कहा कि जी इसका हम क्या करें, ये तो हमारे पास कंप्लेंट्स अपील्स आ रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हम कर लेंगे।
तो मैंने कहा हम इस तरह ये करते हैं कि इसका रिस्पांस मैं आपको कल लेकर आऊँगा। तो वो मैं आपके नोटिस वगैरह और प्रिंट आउट सिविल सोसाइटी में चूँकि काम करता हूँ तो काफ़ी सारे इदारे जाने वाले थे, उनसे जाके दरख्वास्त करता था कि इसके प्रिंट आउट हमें लेंगे। तो वो प्रिंट आउट करना, फिर उनके क्योंकि रजिस्ट्रार वगैरह थे नहीं तो सारी पावर्स तो हमारे पास कमीशन, फिर उसी इदारे को कहना कि ये पोस्ट कर दें। तो हमने इस तरीके से कोई पहले 185 अपील जो है मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ये इदारे जब बनते हैं तो हमने बड़े प्यार से हम प्रिंट आउट करवाते रहे और उसके बाद हमने वहीं पे ही उसी कमरे में हेयरिंग्स भी रखना शुरू कर दी जहाँ बैठते थे और वाले भी हाजिर हो जाते हैं, फलाना भी हाजिर हो जाता है। तो फिर हमने कुछ उनको क्योंकि उनका वो था नहीं, मेरा तो क्योंकि पैशन था 2004 से मैं पंजाब में इंफॉर्मेशन कमीशन बन चुका था, KP भी बन चुका था, कुछ फैसले भी थे और उनको पढ़ा भी हुआ था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने फिर फैसले लिखने शुरू किए। जब वो फैसले लिखने मैंने 15-20 फैसले मैंने लिखे, फिर मेरे पुलिस को ये समझ आई कि ये काफ़ी आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ओनरशिप जो है वो काम की शुरू हुई, उनकी भी दिलचस्पी इसमें आ गई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो वाक़या है और जो फरतुल्लाह बाबू साहब आपकी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली, ये 2 केस जब हमारे पास आए तो ये फाइलें रुला करती थी, इनको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। और ऑब्वियसली कि मतलब बड़े इदारे डिफेंस वाले भी और ये सुप्रीम कोर्ट वाले तो मैंने अच्छा फिर मैंने एक काम और किया जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी करने की कोशिश कई साहब कर रहे हैं, पता नहीं कितना कामयाब होते हैं, ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में या किसी भी हम लोग बड़ी चेस्ट थम्पिंग करते हैं कि जी हमारे हम लोग बुरे हैं या ये चीज़ें हैं, वो ऐसी बात नहीं है। दुनिया के सारे लोग इतनी अच्छे होते हैं, इतनी बुरे होते हैं। ये तो उनकी जो जब वो अपने आप को कलेक्टिवली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से एक्ट करना, इसमें ये कि दिलचस्पी मेरी भी होगी कि मैं वो वाले केसेस लूँ, वो वाले केसेस लूँ या हाई प्रोफाइल वाले या इस तरह करके ना, तो बजाय ये कि अपील्स हम किस तरीके से करें कि उसका कुछ क्राइटेरिया करें। एक तजवीज़ ये आई कि जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने कहा कि जो हमारे चेयरपर्सन है उनको हम ये डिस्क्रिप्शन दे दें कि वो किसी को भी दे दिया करें। तो मैंने कहा अपने चीफ साहब से कि ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, इसमें हो सकता है मुझे हो कि मुझे आप अपने पास वो केसेस रख लेते हैं, उनको वो दे देते हैं, तो इसको डिस्क्रिप्शन को हमें ख़त्म करना चाहिए करेंगे और फैसला भी मेजॉरिटी तीनों लिखेंगे मेजॉरिटी से। तो ये उन्होंने मान लिया। तो उससे हमारा एक तो ये बड़ा जब डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाती है आप कोर्ट वाला, हमने सोचा कि इसको हम नहीं करेंगे जब तक हम कुछ अपने मजबूत ना कर लें। तो मेरे दूसरे कुलीग को अलर्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसके ऊपर करना नहीं चाहता, मेरा अपना चूँकि लीगल फ्रेटर्निटी से तल्लक है तो मुझे शायद बाद में मसले होंगे। तो 3-4 घंटे वो घूमते थे जिसमें और हम उनसे यही सवाल करते थे कि आप बताएं कि इस एक्ट के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन अपना एक कोई भी फैसला चाहे वो गलत हो वो उसको रिव्यू कैसे कर सकता है। तो ज़ाहिर एक्ट में नहीं थी हमारे पास रिव्यू की पावर, तो वो हमने उनकी डिसमिस कर दी। फिर वो अजीब बात ये हुई कि पहली मरतबा हमने डायरेक्शन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन विद इन 10 वर्किंग डेज। अब उनको ये तो समझ आ रही थी कि रजिस्ट्रार के खिलाफ कल कोई ये मतलब फाइन ना लगा दे या कोई और ना कर दे, जाहिर है। तो वो फिर अजीब बात हुई कि वो हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए चले गए। दुख हुआ मुझे तो ज़ाती तौर पे दुख ही हुआ वो मतलब उनसे तो जाहिर है नीचे हाई कोर्ट जो है खैर वो हमारा जो भी हुआ चलते चलते और अभी वो उन्होंने इस लिहाज से बड़ा मिक्स सी ब्लेसिंग है सर। वो जो फैसला अभी 3 मेंबर बेंच का है जिसको मेरे ख्याल में वो पटिशनर जो है वो रिव्यू भी फाइल करने का इरादा रख रहे हैं कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम कमीशन के ये जो पार्लियामेंट का एक्ट है इसके तहत तो नहीं दे रहे लेकिन आर्टिकल 19A के तहत दे रहे हैं। तो वो एक यहाँ से दरवाज़ा खुला है और मेरे ख्याल में उसके तहत
अगर लोग अब आप लोग जो हैं दोस्त हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो अब पूछना शुरू कर दें हाई कोर्ट वगैरह से। मतलब हमारे मुल्क का मैं कई बार रहा था कि 2-2.5 अरब रुपया जो है कितना इससे भी ज़्यादा वो स्टे आर्डर हुए हैं हाई कोर्ट से। स्टे आर्डर के ऊपर बड़े बड़े फैसले, मतलब वो पैसे जो है हुकूमत पाकिस्तान के रुके पड़े। तो खाली कोई अगर एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाल दे कराची सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद की इधर की सबसे सिर्फ ये पूछ ले कि जी बताया जाए मिशनरी को कि कितने ऐसे फैसले हैं जो कि इस वक्त स्टे आर्डर पे हैं और पेंडिंग डिसीजन है। तो दूसरा सर आपकी जो डिफेंस वाली थी वो तो बड़ी डराने वाली थी जी सबके लिए। हमारे मुल्क में मतलब जिस तरह के हालात हैं तो उसमें और वो ये कि मैं उसमें मेरी एक नाकामी समझ लें कि मैं 2 को नहीं सर 1 को कन्विंस कर सका था। तो वो मेजॉरिटी डिसीजन है, यूनानिमस नहीं था हमारा। मैं कहता था कि ये मतलब अलाट हुई है कि क्यों नहीं हुई। तो फिर हमने उसके ऊपर प्रोसेस किया और हमें आसिफ साहब उसमें और एक उससे साथ एक और भी थी विमेन एक्शन फोरम की भी सीनियर ऑफिसर्स की जो है ना वो जो पाकिस्तान की रिलीज हैं उनको दिया जाए। तो वो जाहिर है मैंने जब आफ्टर जा रहा था वो ट्विटर पे मैंने खबर पढ़ी देखी तो मैंने कहा कि आज फिर ये जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो वो स्लो रेट करके 2-3 दिन लिए उन्होंने और वो आके फाइल द्वारा लेकर गए थे। लेकिन हमें कुछ उस हवाले से जो है उस तरह बात नहीं हुई। तो फिर जो ये दूसरी जो पिटिशन थी इसके ऊपर हमने हेयरिंग की। पता चलता कि हमने क्या करना था लेकिन रोका नहीं गया। और मेरे ख्याल में जो हम लोग सेल्फ सेंसरशिप है उसके मैं खिलाफ हूँ। सेंसरशिप तो पता नहीं आप कोई वैसे कह दें मैं बड़ा बहादुर हूँ, वो तो जब होता है तो पता चलता है ना। लेकिन मैं इस चीज़ का बहरहाल कायल हूँ। मैं अपने उधर कमीशन में भी कहता था कि जब तक ये 20-22 करोड़ लोगों के ट्विस्टिंग ना की जाए उस वक्त भी हमें शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले खुद ना सोचें कि उनको ये बुरी लगेगी ये चीज़। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। और ये तो खैर मतलब वो इसके अलावा ये 2 फैसले थे मेरे ख्याल में। हमने तोशा खाना वाला भी फैसला लिखा था, वो भी बड़ा आइकॉनिक फैसला है कि पहली मरतबा वो बड़े बड़े वो सर उसकी मैं हिस्ट्री देख रहा था वो पार्लियामेंट को भी मालूमात नहीं दी। वो फ्लोर ऑफ द सेनेट से भी असेंबली से पूछे गए वो सवाल। और जब वो हमारे पास आया तो उसमें एक चीज़ बड़ी अजीब हुई कि उसके ऊपर जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो वो जो फाइल थी उसके ऊपर हमने फैसला लिख दिया। तो जब फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने एक वो दे नहीं रहे थे, ना वो दे रहे थे ना वो हाई कोर्ट जा रहे थे उसके खिलाफ स्टे आर्डर लेने के लिए। अच्छा एक हमारे दफ्तर में ना ये बड़ी शुरू में बहस हुई थी, कहते थे कि क्या कमीशन का काम सिर्फ आर्डर जारी करना है। तो मैं ये कहता था कि कमीशन का आर्डर जारी करना नहीं है, उसका काम है आर्डर अपना मनवाना नहीं। आप आर्डर जारी कर दें और वो आपके आर्डर की ना तो हमने मैकेनिज्म, मैंने कहा हमारा मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि हम जब आर्डर जारी करें तो फिर उसके बाद उसको देखें कि उसमें जो डायरेक्शन दी हुई है। वो कहते थे कि कुछ वहाँ पे पुलिस के ये आगे वो जो है खुद जाके हाई कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवाता फिरेंगे, मैं सीरियस करेंगे, फाइन लगाएंगे। तो ये इस केस में ये हुआ कि तोशा खाना वाले केस में कि जब हमने डायरेक्शन दी कि ये जितने भी ताइफ आपको बाहर से मिले, अच्छा उसमें उनकी 2 प्लीज थी कि एक तो ये कि इससे मतलब हमारे तो वो अगर उनके बारे में मालूमात देंगे तो वो उससे तलकात ख़राब हो जाएगी। तो उसका मैंने लिखा कि मतलब ये तो बल्कि वो ये तो मालूमात अगर आप देते हैं कि किस मुल्क की किस ने क्या तोहफ़ा दिया था और उसके साथ हमने क्या किया उस तोहफे के साथ, वो तो खुश होंगे कि हमने उसकी बड़ी तकरीम से, जो भी एक तोहफे का एक मकाम होता है
कि उसको डिस्प्ले किया, रखा, और तो वो तो खुश होंगे कि हमारी इज्जत की गई, तो वो नाराज़ कैसे होंगे, एक तो ये है। और दूसरा ये कि जब हमने उसको सर्च किया तो उसमें हमने देखा कि जो महाती मोहम्मद थे सर, जिसकी मिसालें भी दी जाती थी पिछले दौर में, वो 29 साल जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म और सदर रहे, तो उन्होंने वो जिस सूबे से उनका तल्लुक़ है वहाँ पर उन्होंने म्यूज़ियम बनाया, और उसमें उन्होंने अपने पब्लिक लाइफ में उनको जितने भी तहफ़ मिले उनकी बेगम को, तो वो उन्होंने म्यूज़ियम बनाया और उसमें वो सारे डिस्प्ले किए। तो दूसरा वो कहते थे कि जी इससे जो है बड़ी मीडिया हाइप क्रिएट होगी जब होगी, तो वो हमने कहा कि ये बिल्कुल एक बड़ा अजीब सी आर्गूमेंट है। मीडिया, हमने उसमें लिखा कि एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो मीडिया हाइप क्रिएट करती है, प्रेजेंस ऑफ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो तो मीडिया हाइप को ख़त्म करती है, तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। अच्छा, वो जब मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लिखा कि हम आपके खिलाफ, मैंने तो एक काम था जो कि पूरी अपनी जितनी सलाहियत थी थोड़ी बहुत, और दोस्तों के साथ मिलकर वो करने की कोशिश की। मैं कोई इसको इतना ज़्यादा वो नहीं समझता। एक आखिरी मिसाल सिर्फ दोस्तों को बताने के लिए कि ये कितना पावरफुल है, वो मुझे भूल गई थी, जुल्फ़िकार भी बैठे हुए इधर। पाकिस्तान में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में आज तक काउंटिंग सही नहीं हो सकी। 81 का जो 1980 जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें 4 सेंसस हुए। 1981 में सर सेंसस में 3 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे। उसके बाद 81 के बाद नेक्स्ट सेंसस होता है 98 में, और उसमें 32 लाख कुछ हो गए। उसके बाद 2017 में होता है, तो उसमें वो 32 लाख से 9 लाख हो गए।